जय हिंद। आज हम लोग नया अध्याय कंप्लीट करेंगे, परमाणु संरचना, जो केमिस्ट्री का है। तो ये जो आगामी रेलवे की परीक्षा 2025 में जो भी होने वाला है, या एनटीपीसी हो उसके बाद ग्रुप डी हो और अदर जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, सबको ध्यान रखते हुए हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं साइंस का। आज का है हम लोग परमाणु संरचना, इसके बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु संरचना की संरचना परमाणु का कैसे होता है, किस आधार पर होता है, किस किस नियम के तहत संरचना परमाणु का होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल पूर्ण रूप से इसका पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाल्टन के अनुसार पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। पदार्थ का बोला कि सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। किसने कहा? डाल्टन ने कहा था। जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे किसी भी प्रकार रूप से खंडित अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन कई सारे अनेक प्रयोगों द्वारा जो प्रमाणित हो चुका है कि परमाणु भी कई प्रकार के अति सूक्ष्म कणों के संयोग से मिलकर बने हैं, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी आगे चलकर यह साबित हो चुका कि जो परमाणु होता है वह कई सारे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। इन्हीं तीनों कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु के मौलिक गुण कहते हैं। परमाणु के मौलिक गुण कितने हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए अगला है हम लोग कैथोड किरणें और उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड किरणें क्या है? कांच की एक विसर्ग नली लीजिए, एक पतली सी नली लीजिए, जिसमें किसी गैस को लेकर, कोई भी गैस ले लीजिए, किसी गैस को लेकर अत्यंत कम दाब यानी बहुत ही न्यूनतम दाब पर, कितना 0.01 mmHg, इतना न्यून दाब पर और उच्च विभवांतर, उसका विभवांतर उच्च रखिए यानी 10,000 वोल्ट पर। देखिए दाब मिनिमम रखिए और जो वोल्ट है वह अधिकतम यानी कि 10,000 वोल्ट पर किसी पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस नली, उस विसर्ग नली के कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती है, अर्थात एक प्रकार की किरण का निर्माण होता है जो सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे होगा? जो बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगा और गमन करते हुए सामने की दीवार पड़ती है, और इसी किरणों को हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड किरण। इस किरण का क्या नाम पड़ता है? कैथोड किरण होता है, जो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। कब ये कैथोड किरण का निर्माण होगा? जिसका दाब मिनिमम हो और उच्च विभवांतर पर, जब विद्युत धारा हम लोग उसे प्रवाहित करेंगे तब जो है किस किरण का निर्माण होगा? कैथोड किरण का निर्माण होगा। आप चित्र के द्वारा हम लोग थोड़ा सा समझ आते हैं। तो ये पूरा जो है कैथोड किरण का, ये एक नली है। इस नली में ये कैथोड किरण ऋणात्मक की ओर है और एनोड होता है धनात्मक की ओर। तो देखिए निम्न दाब, बिल्कुल न्यूनतम दाब है, तो बिल्कुल निर्वात पंप यहाँ पे, और यहाँ पे जो देख रहे हैं इसकी जो वोल्टेज है वो अधिकतम कितना? 10,000 वोल्ट पर है। जब इसे विद्युत धारा गुजरा गया तो गुजरने के बाद क्या हुआ? एक सीधी रेखा में ये जाती है। सीधी रेखा में गमन करते हुए दीवार पर जब पड़ती है तो इस किरण का नाम हम लोग रखते हैं कैथोड किरण होता है, जो बिल्कुल सीधी जाती हुई दीवार पर पड़ती है, जो दिखने लगा हुआ दीवार, तो इसी को कहते हैं हम लोग कैथोड किरण। आप थोड़ा सा कैथोड किरण के गुण के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। क्या गुण इसका? ये किरणें कैथोड से निकलकर अति तीव्र, बहुत ही तेज वेग से सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण जो होता है बहुत ही तेज वेग से निकलती है और सीधी रेखा में, बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है, जैसे प्रकाश गति करते हैं। दूसरा है इसके मार्ग, यानी कि इसके रास्ता में जो भी अपारदर्शी वस्तु रखा जाएगा, जो इसके रास्ता होगा गुजरने वाला, उसमें अगर कोई भी अपारदर्शी वस्तु रखने पर तो छाया जब बनेगा कैथोड की दूसरी तरफ बनती है, कैथोड की दूसरी तरफ बनती है। इससे प्रमाणित होता है कि कौन किरण? कैथोड किरण जो होगा सीधी रेखा में चलती है। पूछेगा कि कौन सी किरण है जो सीधी रेखा में चलती है, तो कहेंगे कैथोड किरण है। और कैथोड किरण का वेग जो होता है बहुत ही तेज होता है। अब तीसरा इसका जो नियम है, तीसरा है, तीसरा कह रहा है कि 3 नंबर का, कि कैथोड जो किरण होता है उसके मार्ग में, उसके जो चलता है, चलने वाले जो रास्ता है, उसमें अगर हल्का पाद चक्र, हल्का क्या है? पाद चक्र, जो बिल्कुल हल्का, जो घूमने वाला, जो धुरी पर चारों ओर घूमता है, जैसे कोई हम लोग पंखा लिखते हैं जो हल्का होगा और धुरी के चारों ओर जो आसानी से घूम जाए, धुरी पर नाचने लगती है। इससे सिद्ध होता है कि ये कण, ये किरणें, कौन सी किरणें? कैथोड किरणें अत्यंत यानी बहुत ही कम छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। तो हम लोग 3 चीज़ पढ़ चुके हैं। कैथोड किरण बहुत ही तेज वेग से चलता है, सीधी रेखा में चलता है, और जो इसका जो द्रव्य कण जो होता है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। 4 नंबर में है कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित होती है। मतलब ये विचलित का अर्थ हो कि किसी और जो है बदल जाती है। इसके विचलन की दिशा से, इसकी जब विचलन की दिशा से तब ज्ञात होता है कि ये किरणें ऋण आवेशित किरण है। यानी कि स्पष्ट हो गया कि ये किरण ऋण आवेशित किरण है। कौन किरण? कैथोड किरण ऋण आवेशित किरण। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा चित्र देख लीजिए। तो ये देखिए, जब यहाँ से, जब जो है विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से क्या हुआ कि जब किरण निकलती है तो देखिए ऊपर वाला जो देख रहे हैं वो माइनस वाला चिन्ह है, ऋणात्मक, इधर धनात्मक, और जो सीधी निकल जाती है। तो आगे निकलने के बाद देखिए किधर आ गया? एनोड की तरफ आ गया।
तो कहने मतलब ये हुआ कि जब विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से किरण को अगर गुजरा जाता है तो उसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होता है, जिस वजह से वो ऋण आवेशित कण का निर्माण करता था। तब कण ऋण आवेशित की ओर घूम जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि कैथोड किरण जो होता है वो एक ऋण आवेशित कण है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की आवेशितता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित से कण से युक्त, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ऋण आवेश कण है। तो हम लोग कैथोड किरण में पढ़ चुके हैं कि क्या है, ऋण आवेशित है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ऋण आवेश है, युक्त कण है, जो प्रत्येक तत्व के परमाणु में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहता है। यानी कि प्रत्येक तत्व में, जितने दुनिया में तत्व सभी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। आर ए मिलिकन के वैज्ञानिक था। इसने तेल बिंदु विधि से, किस विधि से, तेल बिंदु विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया, जिससे इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.60 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि निम्नलिखित में तेल बिंदु प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो R.A. मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके कितना कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन कितना कूलाम आवेश होगा? तो 1.60 गुना 10⁻⁻19 कूलाम जो होगा आवेश होगा। आवेश की न्यूनतम मात्रा है, ये जो आपका देख रहे हैं आवेश, ये आवेश की सबसे न्यूनतम मात्रा है। अतः यह इकाई ऋण आवेश कहलाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.60 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो कि आवेश का न्यूनतम मात्रा इतना होता है। अब इसका द्रव्यमान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जो टॉमसन के प्रयोग से, जो टॉमसन नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रयोग से जो ई होता, ई मतलब हो गया जो कि मतलब क्या हुआ, आवेश जो कण होता है उसकी आवेश ई और उसका द्रव्यमान के अनुपात का मान कितना बताया? 1.76 गुना 10 पावर कितना 8 कूलाम प्रति ग्राम पाया गया टॉमसन के प्रयोग से। कि टॉमसन के प्रयोग से जो है कणों के आवेश और द्रव्यमान का जो अनुपात है वह आपका कितना है? कूलाम प्रति ग्राम है, 1.76 गुना 10 पावर 8। और मिलिकन के प्रयोग से एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.60 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो जब इसका द्रव्यमान निकाला गया है तो द्रव्यमान कितना निकला इसका? तो इसका द्रव्यमान निकल गया आपका 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg निकला है इसका द्रव्यमान। पूछेगा इलेक्ट्रॉन में इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg होता है। अब इसका हम लोग हाइड्रोजन बारे पढ़ेंगे। तीसरा नंबर है हाइड्रोजन परमाणु के सापेक्ष जो होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो एवोगाड्रो सिद्धांत के अनुसार किसी भी तत्व, यानी कोई भी तत्व लीजिए, उसके 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणु की संख्या 6.022 गुना 10⁻23 होती है। तो यहाँ से कई सारे एग्जाम प्रश्न पूछा गया, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ से भर भर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन के इतना मतलब ये संख्या जो दे रहे हैं, इतना परमाणु का द्रव्यमान कितना है? तो 1.008 ग्राम है। अगर हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना तो क्या करेंगे? इतना में इससे क्या भाग दे देंगे। तो भाग दिया पे, भाग देने के बाद कितना निकला है? हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान का मान 1.6738 गुना 10⁻⁻24 ग्राम है। तो ये प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा में कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1.6738 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप लोग दरोगा का सेट बनाए होंगे तो ये प्रश्न आपको देखे होंगे सेट में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग होता है। कितना भाग? तो हाइड्रोजन के परमाणु का जो भी द्रव्यमान होगा उसका 1838वां जो है भाग होगा किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आप एनोड किरणें के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनोड किरणें और प्रोटॉन, इसी को कहते हैं हम लोग केनाल किरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केनाल किरण भी कहते हैं। गोल्डस्टीन एक वैज्ञानिक था, इसने क्या किया कि एक यदि विसर्ग नली, एक नली लिया, उस नली के कैथोड में बारीक छेद कर दिया गया। क्या किया? बारीक बहुत ही पतली छेद किया जाए और बिल्कुल न्यूनतम दाब कितना? 0.01 mm इतना न्यूनतम दाब और अधिकतम विभवांतर कितना लिया? 10,000 वोल्ट पर विद्युत धारा उसे क्या, उसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुछ विशेष प्रकार की किरणें एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है। जब ऐसा किया गया, गोल्डस्टीन ने किया, तब जो एक विशेष प्रकार का किरण बना जो कि कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर गमन करती है, जिसे हम क्या कहा गया? एनोड किरण, एनोड रे कहते हैं। ये किरणें धन आवेश से युक्त होती है। यानी कहने मतलब हुआ कि ये एनोड किरण जो है धन आवेशपन है, अतः इन्हें धन किरणें भी कहते हैं। इन्हीं किरणों को केनाल किरणें भी कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि केनाल किरणें किस किरण को कहते हैं? एनोड को। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक होते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि केनाल किरण भी धनात्मक होते हैं, धन आवेश वाले होते हैं, और प्रोटॉन भी क्या होते हैं? धन आवेश वाले होते हैं।
थोड़ा सा यहाँ पढ़ देंगे। जो एनोड या धन किरणें जो भी होता है, जो भी धन आवेशित युक्त जो भी किरण हो या कोई भी कण हो, उसके बारे में थोड़ा सा गुण यहाँ पढ़ देते हैं। एनोड किरणें सीधी रेखा में, ऐसी एनोड किरण जो है सीधी रेखा में, परंतु कैथोड किरणें की विपरीत दिशा में गमन करती है। यानी कि एनोड किरण सीधी जाएगा, लेकिन किसके उल्टा? कैथोड किरण के विपरीत। इसके मार्ग में कोई भी अगर अपारदर्शी वस्तु अगर रखते हैं तो उस वस्तु के रखने पर वस्तु की छाया बनती है। यह भी छाया कैसा बनेगा? बिल्कुल सीधी रेखा में बनेगा। कैसा बनेगा? बिल्कुल इसकी सीधी रेखा में बनेगा। दूसरा गुण है इन किरणों के मार्ग में हल्का पाद चक्र यानी पेडल व्हील रख देने पर धुरी पर नाचने लगता है। मतलब ऐसा चीज़ रखा जाए जो धुरी के चारों अपने आप ही घूमने लगे। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ये भी कण जो है बहुत ही अत्यंत छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। तो ये एनोड या धन किरण का दूसरा गुण हो गया। और तीसरा गुण क्या है? इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। भिन्न भिन्न गैसों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है। विसर्ग नली में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करने पर इसका अनुपात का मान जो होगा वो अधिकतम होता है। हाइड्रोजन से प्राप्त धन किरणें एक ही प्रकार के धनात्मक कणों की बनी होती है और इन्हीं कणों को प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो धनात्मक कण से बनी होती है इन्हीं किरण को हम लोग प्रोटॉन कण कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ से बन गया हाइड्रोजन, कौन सा आयन? धन आयन, तो ये प्रोटॉन हो गया। अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में गुण पढ़ेंगे। क्या प्रोटॉन के गुण हैं? प्रोटॉन एक धन आवेश से युक्त कण है, धन आवेशित जो है कण होता है प्रोटॉन। इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन चिन्ह क्या होगा? विपरीत चिन्ह होगा। ये प्लस का चिन्ह होगा इसमें। इसके आवेश का मान कितना होता है? तो 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलाम आवेश गुलाम होता है। किसका? प्रोटॉन के आवेश का मान इतना गुलाम होता है। और जो है ये धन आवेश होते हैं, अर्थात +1 होता है। अब द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी होता है। 1838 गुना भारी होता है। ये भी प्रश्न कई बार रेलवे एग्जाम पूछा गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग में बराबर होता है। प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? देखिए, सापेक्ष द्रव्यमान और निरपेक्ष द्रव्यमान में अंतर है। तो सापेक्ष द्रव्यमान 1.00557 AMU या फिर 1 AMU 1 AMU होगा। मतलब इतना होता है इसका सापेक्ष द्रव्यमान। और निरपेक्ष द्रव्यमान पूछेगा तो 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसका निरपेक्ष द्रव्यमान हो गया। और ये हो गया सापेक्ष द्रव्यमान किसका? प्रोटॉन का। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1893 ईस्वी में सर्वप्रथम परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। जो मॉडल दिया था वह एक तरबूज की तरह था जो मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश, जो परमाणु होता है उसमें धन आवेश जो है तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है। जैसे चित्र में देख लीजिए आप लोग यहाँ, तो ये तरबूज का चित्र हो गया, जैसे गोल होता है तरबूज का चित्र हो गया। तो कह रहा है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल में क्या कह रहा है? ये तरबूज है, ये जो प्लस वाला चिन्ह है, प्लस वाला, ये सभी खाने वाले जो है लाल भाग हैं। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहा है ये माइनस वाला चिन्ह जो है, यह इलेक्ट्रॉन आवेशित गोलों में तरबूज के क्या है? बीज की तरह है, मतलब बीज की भांति धसे हुए। तो ये जो कहने का मतलब हुआ कि ये जो है ये माइनस वाला चिन्ह जो है ये तरबूज में बीज का काम कर रहा है, और ये प्लस वाला जो चिन्ह है वह तरबूज में खाने वाला भाग काम कर रहा है। तो इसी को लेकर जो है मॉडल का एक सिद्धांत दिया, परमाणु मॉडल दिया था। किसने? थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। कब? 1893 ईस्वी में दिया था। अब जे थॉमसन के अनुसार क्या कहा गया था परमाणु मॉडल के ऊपर? पहला था इसमें कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड होता है। परमाणु जो है वो एक धन आवेशित एक बिल्कुल गोलाकार पिंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? धस, यानी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं। दूसरा बात क्या बोला कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है परिमाण में समान होते हैं। बहुत बड़ी बात है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जे थॉमसन के अनुसार बताया गया है कि जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें ऋणात्मक और धनात्मक आवेश जो है परिमाण में बिल्कुल समान होते हैं। इसीलिए परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इसी वजह से परमाणु उदासीन कैसे होगा? विद्युतीय रूप से उदासीन का। तो विद्युतीय रूप से परमाणु बिल्कुल उदासीन होगा। कब? जब परिमाण ऋणात्मक और धनात्मक का आवेश बराबर होगा तब। थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या स्पष्ट रूप से बताई गई है। चलिए अब हम लोग रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस आधार पर दिया गया था। तो यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्णन प्रयोग, तो अल्फा कण के परिकर्णन प्रयोग करने के आधार पर परमाणु मॉडल दिया था। इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है यह जानने के लिए 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया।
इस प्रयोग के अंतर्गत रेडियम सक्रिय पदार्थ, कौन पदार्थ? रेडियम। रेडियम सक्रिय पदार्थ कौन? रेडियम। इसके अंतर्गत जो है रेडियम सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा बहुत ही तीव्र गति, बहुत ही तेज गति से निकले जो अल्फा कण है, उस अल्फा कण का सोने के पत्थर फॉइल पर जो है प्रहार कराया जाता है। यहाँ पे एक शब्द है रेडियम। रेडियम क्या है? एक रेडियम सक्रिय तत्व है और इसका परमाणु संख्या जो होता है 88 होता है। ये आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 7 में पाया जाता है ये, और वो समूह में बात किया जाए तो समूह संख्या 2 में ये पाया जाता है। ये परमाणु संख्या 78 है, सॉरी 78 नहीं, परमाणु संख्या इसका 88 परमाणु संख्या होता है। तो इसी तत्व का उपयोग हम लोग अल्फा कणों का सोने के पत्थर पर इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए, ये हो गया पतला स्वर्ण पत्थर हो गया जो वृत्ताकार के रूप में है। ये अल्फा कण का स्रोत हो गया, ये अल्फा कण का स्रोत है। तो यहाँ से अल्फा कण निकलता है, निकलने के बाद क्या हुआ, जब इस स्वर्ण पन्नी यानी सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी है वृत्त टाइप का, तो उस पर जब प्रहार करता है तो देखिए कई दिशा में चला जाता है, कई दिशा में जो है यहाँ पे देख रहे, कई दिशा में यहाँ पे जो है निकलता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये अल्फा कण का आवेश का मान कितना होता है? +2 होता है, और द्रव्यमान कितना होता है? 4 होता है। ये प्रश्न रेलवे एग्जाम पूछा गया है कि अल्फा कण का आवेश +2, द्रव्यमान 4 इकाई होता है। यह वस्तुतः हीलियम आयन होता है। हीलियम कौन सा आयन? तो हीलियम धन आयन होता है। याद रखिए अल्फा कण कैसा आयन है? तो हीलियम धन आयन। हीलियम मतलब 2 मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया इसने? त्यागा है, तब ये धन आयन का निर्माण हुआ है। चूँकि अल्फा कणों का द्रव्यमान 4 इकाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये प्रयोग करने के बाद जो है, इस प्रयोग करने के बाद रदरफोर्ड को क्या क्या सूचना मिली, क्या क्या जो है उसके बारे में जानकारी मिला रदरफोर्ड साहब को। प्रयोग करने के बाद जो है रदरफोर्ड वैज्ञानिक को क्या क्या परिणाम मिले। पहला था, अधिकांश जो अल्फा कण है अपने मार्ग से बिना विचलित, बिना किधरों मुड़े हुए बिल्कुल स्वर्ण पत्थर को, सोने की पन्नी को पार करके सीधे निकल जाते हैं। पहला कंडीशन यह है कि बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। दूसरा था, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग यानी अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गया, यानी थोड़ा सा विचलित हो गया, कोई एक साइड चला गया, कोई दूसरा साइड चला गया। और तीसरा देखा क्या कि बहुत ही कम ऐसा हुआ कि अल्फा कण जो लगभग 1 लाख में से 1 कण टकरा कर अपने मार्ग पर पुनः क्या जाता है, फिर से अपने वापस पुनः मार्ग पर आ जाता है। ऐसा कब होता है? 1 लाख जब कण जाता है उसमें से 1 कण कोई ऐसा करता है। तो इस 3 चीज़ की जानकारी मिली थी किसको? रदरफोर्ड को। कब? जब जो है अल्फा कण का प्रयोग किया था स्वर्ण यानी कि स्वर्ण पत्थर पर। आप प्रयोग करने के बाद क्या निष्कर्ष निकाले? रदरफोर्ड साहब ने क्या निष्कर्ष निकाले? पहला था कि परमाणु में पहला निष्कर्ष दिया कि परमाणु में अधिकतर स्थान जो है क्या है? खाली है। पहला रदरफोर्ड साहब ने बताया कि इस प्रकार का जब परीक्षण किया गया तब उसको पहला निष्कर्ष मिला कि जो अधिकतम स्थान है वह रिक्त है, जिसके कारण अधिकांश अल्फा कण उनमें से बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं, बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। कुछ यहाँ पे डायग्राम है, इससे हम लोग समझ जाते हैं। ये होगी आपका बिल्कुल सोने का पत्थर है, ये बिल्कुल पतली सीट है ये। जब इससे अल्फा कण को गुजरा गया तो जाने के बाद, टकराने के बाद क्या हुआ कि सब इसमें सीधा चला गया। तो सीधे जाने के बाद कुछ किरण जो है देखिए, कुछ इधर इस साइड मुड़ गया ऊपर वाला, और कुछ जो है वह बिल्कुल सीधे निकल गया। फिर जब इसी प्रकार नीचे दिखे सब सीधे चला जाता है। तो ये लाखों में है, यहाँ पे कुछ ही दिया गया यहाँ पे समझाने के लिए। ऐसे लाखों सीधी लाइन में है, तो कुछ जो है सीधे चला गया, कुछ जो इस साइड घूम गया। उनमें से क्या हुआ कि ऐसा जब लाखों कण जाने के बाद कोई एक कण है जो कि इसके जब केंद्र से टकराता है तो धीरे धीरे टकराने के बाद क्या होता है, उसी दिशा में धीरे धीरे वापस आ जाता है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा 1 लाख कणों में से कोई एक कण होता है। तो जो निष्कर्ष दिया था उसका दूसरा पॉइंट है, धन आवेशित जो अल्फा कणों का सभी दिशाओं में विचलित होना यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य, परमाणु के बीच में जो स्थान है वहाँ पर कोई समान आवेश, बिल्कुल समान आवेश अर्थात धन आवेश उपस्थित है। तभी ऐसा होता है कि एक कण जाने के बाद सीधा, एक कण से सीधे जाने के बाद उसमें से कोई एक वापस ऐसे चलाता है। तीसरा नंबर क्या है? स्वर्ण पत्थर से टकरा कर वापस लौटने वाले अल्फा कणों की संख्या बहुत कम होती है, बोले ना, बहुत ही कम होती है, लाखों में एक होती है। अतः परमाणु के अंदर उपस्थित धन आवेशित वस्तु का जो आयतन होगा वह अत्यंत ही कम होता है। तो इस लाइन से भी रेलवे एग्जाम प्रश्न पूछा गया कि परमाणु के अंदर उपस्थित धन आवेशित जो वस्तु होता है उसका आयतन कितना होता है? उसका आयतन बहुत ही कम होता है। परमाणु का केंद्र क्या है? धनावेशित होता है। परमाणु केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। उपयुक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया। तो इस सारे निष्कर्ष के आधार पर तब रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार कुछ यहाँ पे नियम दिए। पहला क्या बताया? पहला 1 नंबर है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। कोई भी तत्व का जो परमाणु होगा उसका संपूर्ण द्रव्यमान जो होगा उसके नाभिक में होता है, पहला बताया। दूसरा मॉडल सिद्धांत ने क्या दिया कि परमाणु के अंदर जो अधिकांश स्थान है वो बिल्कुल क्या है? खाली है, रिक्त है। तीसरा क्या बताया कि परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों
और धन आवेशित प्रोटॉनों की संख्या समान होने के कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। तो ये जो स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इससे कई सारा प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, खासकर जो है क्या कहते हैं सत्य और असत्य के बारे में। तो अगर इस चीज़ आपको पता रहेगा तो कैसो भी एग्जाम में पूछेगा तो सारा प्रश्न बन जाएगा। तीसरा सिद्धांत क्या बताया था कि जो आवेशित है और धन आवेशित प्रोटॉन उसकी संख्या क्या है, परमाणु में समान है, इस वजह से परमाणु क्या है, विद्युतः उदासीन होता है। चौथा नंबर का है नाभिक का आयतन। जो नाभिक का आयतन होता है परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत ही यानी बिल्कुल ही कम, काफ़ी कम होता है। और इसका पांचवा जो है 5 नंबर का जो सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं और इसी वृत्तीय पथों को क्या नाम दिया गया, कक्षाएं, ऑर्बिट्स नाम दिया। यहाँ से प्रश्न कई पूछा गया है कि जो भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों जो चक्कर लगाता है जिस वृत्तीय पथ उसको कक्षा कहते हैं, इस कक्षा की खोज किसने की है, तो रदरफोर्ड साहब ने की थी। यहाँ से प्रश्न पूछा गया। आप कुछ यहाँ पे चित्र देख लीजिए आप लोग। देखिए ये क्या है, पूरा परमाणु है, ये इसके बीच में क्या है, एक नाभिक है जो कि परमाणु के केंद्र में रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो गोलाकार का ये इलेक्ट्रॉन जिसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार समझाने के लिए यहाँ पे चित्र दिया है। ये देखिए ये आपका सूरज का चित्र है। इसके बगल में ये देखिए बुध ग्रह है, बुध ग्रह के यहाँ पे देखिए शुक्र ग्रह है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल। इसी प्रकार इसको सजाया गया। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता ग्रह इस नाभिक ग्रह, उसी प्रकार जो नाभिक होता है परमाणु का, उस नाभिक जो है उस नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न, जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है स्पीड, उससे उत्पन्न अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगे आकर्षण बल को संतुलित करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के वेग से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल और इलेक्ट्रॉन के बीच लगा आकर्षण बल को संतुलित करता है। कौन, अपकेंद्रीय बल और आकर्षण बल, ये दोनों बल क्या करता है, जो है इलेक्ट्रॉन के बीच को संतुलित करता है। आप तो ये रदरफोर्ड जो है वो परमाणु के नाभिक मॉडल का सिद्धांत दिया। किस कारण से आगे चलकर जो है ये चीज़ असफल हो गया था, इसका क्या कमी रह गया था, दोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या दोष था इसका। पहला नंबर का एक है रदरफोर्ड मॉडल के निम्नलिखित दोष क्या थे। रदरफोर्ड के अनुसार जो कहा है इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं, लेकिन क्या वाकई युक्ति संगत नहीं लगता है, क्योंकि इस प्रकार का परमाणु कभी अस्थायी नहीं हो सकता। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा और नाभिक के आकर्षण बल के कारण यह नाभिक में गिर जाएगा। जब नाभिक में अंदर आ जाएगा, नाभिक के पास सड़ जाएगा और परमाणु का तब क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ऐसा लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है क्योंकि परमाणु अस्थायी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था तो ये इसके प्रमुख दोष थे। जिस प्रकार यहाँ चित्र में बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा रहा कक्षा में, जब ये नाभिक के पास आगे गिर जाता है तो क्या हो जाएगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या है कि रदरफोर्ड परमाणु की कक्षाओं में, परमाणु की जो कक्षा है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी कि इलेक्ट्रॉन किस किस कक्षा में चक्कर लगा सकता है, इसकी भी जानकारी स्पष्ट नहीं दिया था। इस वजह से ये जो नाभिकीय मॉडल पर दिया था सिद्धांत, ये आगे चलकर कहीं ना कहीं ये असफल हो गया था। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, रदरफोर्ड साहब की प्रसिद्ध पुस्तक थी रेडियो एक्टिविटी। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, रेडियो एक्टिविटी ना पुस्तक के लेखक कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। 1904 में पुस्तक प्रकाशित हुआ था और 1908 ईस्वी में से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रदरफोर्ड को 1908 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1932 ईस्वी में सर जेम्स चैडविक ने बेरियम धातु पर अल्फा कणों से आघात कराकर इन उदासीन कणों का पता लगाया। तो बेरियम क्या है, एक धातु, याद रखिएगा। तो उस पर अल्फा कण से जब आघात कराया, जो उस पर आघात मतलब जिस पर रे को डाला गया, तो उदासीन कणों का पता चला। इन कणों की विद्युत उदासीनता के कारण उनका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। इसका जो इनका द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग में क्या होता है, बराबर होता है। तो इस दोनों का द्रव्यमान आपस में क्या है, बराबर है। आप गुण पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, अर्थात ये क्या है, उदासीन है, इसलिए इसका मान 0 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ परमाणु के केंद्र स्थान नाभिक में उपस्थित रहते, कहने मतलब हुआ कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित रहता है न्यूट्रॉन, किसके साथ, प्रोटॉन के साथ। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुना 10⁻⁻24 ग्राम या 1.008 MU या कह सकते हैं 1 जो है इसका द्रव्यमान के बराबर होता है। कुछ यहाँ पे चित्र दिया गया, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये ऋण आवेशित, आवेश से धन आवेश उदासीन होता है। तो जब ये ऋण आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉन -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन
जीरो होगा। क्या ये जो तीनों दिया ये आपका आपेक्षिक आवेश है, आपेक्षिक आवेश है। तो निरपेक्ष आवेश क्या होगा, निरपेक्ष आवेश इलेक्ट्रॉन का वो 1.60 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम और प्रोटॉन का 1.60 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है तो उदासीन, तो जीरो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान कितना होगा 1/1838, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान पूछेगा तो 9.11 गुना 10 पावर माइनस 28 ग्राम होता है, और फिर इन दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, निरपेक्ष द्रव्यमान बराबर होगा। आप बोर का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल जो दिया था परमाणु नाभिक के सिद्धांत दिया था, उसके दोष को, उसकी जो कमी को दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 ईस्वी में परमाणु की संरचना संबंध में सिद्धांत दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसमें बताया गया कि पहला में परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षा में क्या करते हैं, घूमते हैं। दूसरा नंबर में है जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर, यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसका ऊर्जा क्या होगा, उसका ऊर्जा में ह्रास नहीं होता है। तीसरा नंबर में क्या है, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं। तो नील्स बोर का जो परमाणु सिद्धांत था उसी में ये ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल नाम जो शब्द इसी में आया था। जैसे यहाँ बताया गया है, ये हो गया आपका नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी ओर चक्कर लगा रहा है, जिसमें से जो कक्षा नाभिक है, तो ये नाभिक हो गया। पहला कक्षा को नाम दिया गया 1, दूसरा कक्षा का 2, इसी प्रकार आगे। पहला कक्षा का नाम है K, L, दूसरा का है M, तीसरा इसी प्रकार आगे तक। तो किस वैज्ञानिक ने कक्षा का नाम के बारे में बताया था, तो ये नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने उसका सिद्धांत में इस बात को जो है बताया था, कक्षा का नाम दिया था। इसमें कक्षा का नाम क्या रखा था, KLMN, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने कक्षा का नाम रखा था। और इसका जो 4वां पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है, इसके भी बारे में बताया था। जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक ऊर्जा से, मतलब अंदर की ऊर्जा से बाहर की कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ऊर्जा क्या होगा, अवशोषण होगा। जब जब जो है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा यानी अंदर में कक्षा में कूदता है तब ऊर्जा का निर्माण यानी उत्सर्जन होगा। अब भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार ये चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वितरण के बारे में बताया गया। पहला में क्या है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकतम संख्या ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र 2n² से पता किया जाता है। तो इसके बारे में कौन बताया है, तो बोर-ब्यूरी योजना में शामिल है ये। जैसे प्रथम कक्षा के है तो 2 गुना के का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 2 हो गया। उसी प्रकार दूसरा कक्षा L है तो 2 गुना 2 पावर 2 की 8 हो गया। पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2, दूसरा में 8। तीसरा कक्षा में जैसे 2n का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 18 हो गया। तो तीसरा कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रहेगा। उसी प्रकार चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, चौथा कक्षा में हो जाएगा अधिकतम 32 हो जाएगा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32 रहेगा। दूसरा इसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि सबसे बाहरी यानी कि इस जो परमाणु की जो कक्षा होता है तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होगा वो 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। तीसरा है जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूर्ण होती है तब इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में प्रवेश करने लगते हैं,